सभी श्रोताओं को मेरा यानी तिथि दानी का नमस्कार। इंद्रप्रस्थ कॉलेज के सहयोग से आयोजित वातायन यूके की स्मृति श्रृंखला की 28वीं कड़ी में हमारी आज की प्रस्तुति यशस्वी लेखक, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश जी पर आधारित है, जो नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस जैसे प्रसिद्ध नाटकों के रचनाकार, संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित मोहन राकेश हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक और उपन्यासकार हैं। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में इस विधा की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है। राकेश जी की स्मृति में ही आज वातायन का यह कार्यक्रम समर्पित है। इस संवाद श्रृंखला की समन्वयक डॉक्टर रेखा सेठी अब तक स्वर्गीय इंदु जैन, केदारनाथ सिंह, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोप्ती, कुंवर नारायण, इंदु जैन, मुक्तिबोध, भीष्म साहनी, रघुवीर सहाय और सुभद्रा कुमारी चौहान पर व्याख्यान प्रस्तुत कर चुकी हैं। आज उनका और विस्तार से परिचय देते हुए आपको बता दूं कि रेखा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में कार्यकारी प्राचार्य, प्रोफेसर, लेखक, समीक्षक, अनुवादक जैसी कई भूमिकाओं में रहकर अपना कार्य करती हैं और बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। और आज वे जिनसे बात कर रही हैं उनका नाम है मीरा कांत, जो हिंदी नाटक और कथा साहित्य का एक जाना माना नाम है, जो अपने लेखन के माध्यम से दबी अनसुनी आवाजों को नेपथ्य से मंच पर लाने के लिए बराबर सक्रिय रहकर सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं। तो अब मैं आग्रह करूंगी रेखा जी से कि वो आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम की शुरुआत करें और अपना संवाद स्थापित करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद तिथि। वातायन का बहुत बहुत आभार। और मुझे खुशी है कि अभी जनवरी में वातायन ने इंद्रप्रस्थ कॉलेज के साथ एक समझौता किया, जिसमें कि हम एक दूसरे के कार्यक्रमों को अपने मंच पर स्थान देंगे। तो स्मृति और संवाद श्रृंखला में इंद्रप्रस्थ कॉलेज और वातायन सहयोगी संस्थाओं के रूप में ये पहला संवाद स्थापित कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आज जो हमारी विशिष्ट वक्ता हैं मीरा कांत जी, वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज की ही पूर्व छात्रा हैं, तो मेरी अग्रजा हैं इस नाते, क्योंकि मैं भी इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पढ़ी हूँ। मीरा जी विशेष रूप से नाटक में उनकी दिलचस्पी है और नाटककार के रूप में ख्याति है। तो मोहन राकेश के नाटकों को पढ़ते हुए जो पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और जिन्होंने नाटक को मोहन राकेश के माध्यम से जाना और समझा, मीरा जी उनमें अग्रणी हैं। मुझे जहां तक पता है, मीरा जी ने बताया कि राकेश के एक उपन्यास का समापन भी मीरा जी ने किया, उस पर लेकिन बाद में आएंगे। मैं आपके सामने एक हिस्सा पढ़ना चाहती हूँ। राकेश ने अपनी कहानियों को लेकर जो कहा, लेकिन वो बात कहानी और नाटक सब पर एक साथ लागू होती है। मेरी अधिकांश कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। मेरी अधिकांश कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, जिनमें हर इकाई के माध्यम से उनके परिवेश को अंकित करने का प्रयत्न है। यह अकेलापन समाज से कटकर व्यक्ति का अकेलापन नहीं, समाज के बीच होने का अकेलापन है। और उसकी परिणति भी किसी तरह के सिनिसिज्म में नहीं, झेलने की निष्ठा में है। व्यक्ति और समाज को परस्पर विरोधी, एक दूसरे से भिन्न और आपस में कटी हुई इकाइयां ना मानकर यहाँ उन्हें एक ऐसी अभिन्नता से देखने का प्रयत्न है जहाँ व्यक्ति समाज की विडंबनाओं का और समाज व्यक्ति की यंत्रणाओं का आईना है। ये बात राकेश ने अपने कहानी संग्रह की भूमिका में लिखी। मेरा जो पीएचडी था
वो स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानियों पर था। तो इसलिए हिंदी कहानी में व्यक्ति और व्यवस्था के संबंध को लेकर, तो जैसे ही मैं राकेश की बात करती हूँ मुझे अनेक कहानियां याद आ जाती हैं। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि 3 नाटक लिखने वाले एक नाटककार ने कैसे भारत में नाटक की समझ को बदल दिया, नाटक के मंच को बदल दिया। तो मीरा जी, आप बताएं कि कैसे आप राकेश के नाटकों को देखते। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले। अब ठीक है? जी बिल्कुल। पहले तो वातायन के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और रेखा जी, आपने बहुत सार्थक और बहुत सुंदर अंश पढ़ा। जहां तक मोहन राकेश जी की बात है, तो मैं समझती हूँ कि हिंदी नाट्य जगत में मोहन राकेश एक ऐसा नाम, एक ऐसा हस्ताक्षर हैं जिन्होंने आधुनिक संवेदना की ईंटों को जोड़कर नाटक लिखे और हिंदी नाटक की उस इमारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने हिंदी नाटक को अखिल भारतीय मंच पर प्रतिष्ठा दिलवाई। श्रेष्ठ नाटक पहले भी लिखे जा रहे थे, भारतेंदु जी ने लिखे, प्रसाद जी ने लिखे, जी भुवनेश्वर प्रसाद ने लिखे। बल्कि भुवनेश्वर प्रसाद ने तो आधुनिक संवेदना को के इर्द गिर्द भी नाटक लिखे। लेकिन मोहन राकेश की उपलब्धि ये है कि उन्होंने आधुनिक संवेदना को लेकर नाटक लिखे और उस हिंदी नाटक को अपने नाटकों के माध्यम से वो उस अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाए। कहना चाहिए कि उसको नेपथ्य से निकाला और मंच के मध्य बिल्कुल स्थापित किया। उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि पर भी नाटक लिखे, समसामयिक पृष्ठभूमि पर भी नाटक लिखे। तो उनके नाटकों का ताना बाना चाहे ऐतिहासिक धागों से बुना गया हो या समसामयिक स्याही से उकेरा गया हो, लेकिन उनके नाटकों का रोम रोम जो था वो अपने समय में सांस लेता था। नाटकों का जो शिल्प था, जो कथ्य था, उसमें युग की धड़कनें समाई हुई थी। तो ये मैं उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। और उनका जो सृजन था, सारा सृजन वो लीक से हटकर था। उन्होंने बहुत से प्रयोग किए और उनकी जो सृजन था, जो रंग चेतना थी, उसने भावी पीढ़ी को एक दिशा दी। एक, मुझे तो लगता है, एक बहुत बड़ा उत्साह दिया। क्योंकि वही जो हमारे भारत में जो एक संस्कृति थी कि बांग्ला में ही ज्यादा नाटक खेले जा रहे हैं या मराठी नाटक खेले जा रहे हैं, तो हिंदी नाटक को भी लोगों ने जाना, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खासतौर पे ये भी बात थी कि प्रसाद के नाटक, जैसे अभी आपने भारतेंदु और प्रसाद का नाम लिया, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में जो कविता थी, कभी कभी ये सवाल होने लगता था कि ये नाटक मंच के लिए नहीं है, और राकेश जो नाटक लेके आए वो मंच के लिए है। जबकि बाद में बाबा कारंत ने प्रसाद के नाटकों को जिस तरह से खेला, तो ये समझ आने लगा कि ये नाटक की सीमा नहीं थी, रंगमंच की सीमा थी। तो हर विधा जो है, विधा भी, और जैसे हम मंच की बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है। तब जो हमारे निदेशक थे, भारतीय निदेशक थे, वो इतनी टेक्निकल बातों को नहीं समझते होंगे। उनका मतलब इतना कहना चाहिए कि उनका व्यू जो था उतना फैला हुआ नहीं था तब तक। तो जब उन्होंने चीजों को जाना, और अब तो देखिए प्रसाद के नाटक कितनी तरह से कितने लोग खेल रहे हैं, और अंधा युग खेला जाता है। आप कविता की बात कर रही हैं तो, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी तो कोई सीमाएं नहीं रही हैं। जी मीरा जी, अगर आप मुझे इजाजत, खत जो है, खत पढ़े जा रहे हैं नाटक के रूप में,
कविताओं के हाँ, नाटक हो रहे हैं, तो अब तो रंग कहानियों का मंचन हो रहा है, की कहानी कहानी का रंगमंच अब तो देवेंद्र बल्कि राज अंकुर ने, हाँ, अंकुर जी ने कहानियों को बहुत बड़ा रंगमंच दिया। जी जी आज बिल्कुल। आपसे मैं एक थोड़ा निजी सवाल पूछती हूँ पहले। मैं जी निजी इस तरह से कि आपने कब सोचा कि आप नाटक लिखेंगी, और उसमें कहीं ना कहीं क्या राकेश की कोई प्रेरणा थी? देखिए, राकेश, मोहन राकेश को तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, उनको पढ़ के ही हम लोग बड़े हुए हैं, और मुझे उनके नाटक पसंद भी थे, मैं प्रभावित भी थी। तो ये तो था ही खैर, लेकिन जहां तक मतलब प्रभावित तो मैं प्रसाद के नाटकों से भी थी, भुवनेश्वर प्रसाद के नाटकों से भी थी। पर हाँ, ये बहुत सारे प्रभाव मिलकर ही आपको उत्साह देते हैं। मैं कहानियों से मैंने अपना लेखन शुरू किया था, फिर उपन्यास लिखा, और उसके बाद मैं नाटकों में आई। थोड़ी हिचक तो थी शुरू में नाटकों में आने में, लेकिन धीरे धीरे मेरी मित्र, मेरी गुरु डॉक्टर सुषमा भटनागर, उन्होंने भी बहुत प्रेरणा दी कि तुम्हें नाटक में आना चाहिए। तो इस तरह से और मैं नाटक में आई। स्त्री लेखन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कम रचनाकार हैं, स्त्री रचनाकार, जिन्होंने नाटक लिखे, जबकि निर्देशक तो बाद में बहुत निर्देशन किया, त्रिपुरारी शर्मा है, अनुराधा कपूर, जी इन सब के नाम आते हैं, जिन्होंने, हमारे कॉलेज से रति बार्तलोमियो थी, जी जिन्होंने नाटक में बहुत जानती हूँ जी। अभूतपूर्व योगदान किया। जी लेकिन नाटक बहुत कम लिखे जी स्त्री रचनाकारों ने। जी तो साथियों, मैं इससे पहले कि मीरा जी से अगला सवाल पूछूं, जब हम राकेश के नाटकों पर बात कर रहे हैं तो मैं एक उदाहरण से अपनी बात रखना चाहती हूँ। जब हम एमए में पढ़ते थे तो आधे अधूरे जो था वो हमारे मन पर बिल्कुल छाया हुआ था। उसके दो तीन कारण थे। एक तो ये कि हम सब उम्र की उस दहलीज पर थे जबकि स्थायी संबंधों को हमने जिया नहीं था, वैवाहिक संबंधों को। तो जो सावित्री और महेंद्रनाथ का जो संबंध था, उसमें जो तनाव था, उसको उस रूप में समझ पाना थोड़ा, क्योंकि वो एक रोमांटिक उम्र होती है और सब कुछ, तो इस तरह का जो टेंशन उन दोनों के बीच में है, उसको समझ पाना, उससे जुड़ पाना थोड़ा एक अलग स्तर पे था। लेकिन बाद में जैसे ये नाटक पढ़ने के बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि केवल यही नहीं, आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका भी, तो वो नाटक आपके ग्रो करते हैं, जैसे आप बार बार उनको जीते समझते हैं। तो आधे अधूरे का शुरू का एक दृश्य है, वो मैं पढ़ना चाहूंगी। आप इस पे जो रंग संकेत है वो भी साथ में पढ़ूंगी, जरा उस पर ध्यान दीजिए। आ गई दफ्तर से, लगता है बस आज जल्दी मिल गई। स्त्री, मतलब ये सावित्री के लिए है। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, यही बाहर था, मार्केट में। पता नहीं, अब रंग संकेत देखिए, उसका पजामा हाथ में लेकर। पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहां बिखरी हुई मिलती हैं। हाथ बढ़ाकर महेंद्रनाथ कहता है, लाओ मुझे दे दो। श्री पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हूँ, अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी पर की पीठ पर हाथ रख लेता है। तो अक्सर हम क्लास में चर्चा किए करते थे कि मंच कैसा होगा, कि ये नाटक शाम के 6:30 बजे ही हो सकता है, जब सावित्री थकी हारी घर आती है। घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, वो गुस्साती है। स्टेज पर एक तरफ उसका पति खड़ा है, एक तरफ उसके हाथ में वो पजामा है। एक दृश्य बिंब बनता है जिसमें कि वो पति या वो व्यक्ति, जितना जैसे कि पजामा स्पाइनलेस है वैसा ही उसका पति है।
और फिर वो अपने रिश्तों को समेटने की जैसे कोशिश होती है, उस पजामे को तहाने की कोशिश करती है और फिर उसे छोक देती है। लेकिन यहाँ रंग संकेत में राकेश कह रहे हैं, उसने जैसे उसे कबर्ड में कैद करने की कोशिश की। तो एक दो तीन डायलॉग हैं, लेकिन शायद इसके माध्यम से ही सावित्री और महेंद्रनाथ का जो संबंध है वो पूरा दिखाई देने लगता है, जो उनके बीच का तनाव है। तो ऐसा दृश्य बंध मोहन राकेश के नाटकों की खासियत है। जी तो मैंने आधी अधूरी की चर्चा की, आप किसकी चर्चा करना चाहेंगी मीरा जी? नहीं, मैं भी आधे अधूरे की पहले रंग संकेतों की ही चर्चा करूंगी, क्योंकि मैं जी भी जी, जरूर बहुत जरूर। प्रभावित होती हूँ। जब आप शुरुआत में ही पढ़ेंगे तो आप देखिए एक समा बन जाता है, आपको समझ आने लगता है कथ्य के बारे में, क्योंकि जो इनके रंग संकेत हैं, जो शिल्प है, वो कथ्य में इस तरह से गुथा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के पूरक लगते हैं। वहां शुरू में ही लिखा है कि कुछ कप प्याले हैं, एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता कटा हुआ है। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी रिश्ते कटे हुए हैं। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि एक कमरा है जिसमें 3 दरवाजे हैं, और उसके बाद में बताते हैं कि एक दरवाजा पीछे से भी है। तो जब मैं ये पढ़ती थी, मैं सोचती थी क्या राकेश का इशारा ये सावित्री के चरित्र की तरफ है। तब मैं बिल्कुल श्यामान की तरह सोचने लगती थी कि ये चरित्रों की छाया मंच सज्जा पे है या मंच सज्जा की छाया चरित्रों पे है। जैसे कि वो बेचारा सोचता रहता है कि उंगलियां जो हैं वो पत्तों में उलझ रही हैं या पत्ते उंगलियों में उलझ रहे हैं। तो कुछ उस तरह की कैफियत हो जाती थी, क्योंकि इतने इतने सार्थक ये जो रंग संकेत हैं। आप लहरों के राजहंस में देख लीजिए, वहां तो बल्कि इतनी भरमार है प्रतीकात्मकता की, मतलब आप एक एक शब्द आप इतना अर्थपूर्ण है कि आप एक भी लाइन छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पर जहां तक आपने मुझसे कहा कि मैं किसकी चर्चा करना चाहूंगी, चर्चा तो मैं तीनों ही नाटकों की करना चाहूंगी। पर चलिए लहरों के राजहंस की ही बात कर लेते हैं। जिस रूप में हम लहरों के राजहंस को देखते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे मोहन राकेश का कितना ज्यादा रचनात्मक संघर्ष छुपा हुआ है और कितने वर्षों का। जैसे अभी आपने बात की शुरू में कहानियों की, कि उन्होंने कहानियां लिखी, नाटक लिखे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये नाटक जो था सबसे पहले कई वर्ष पहले कहानी के रूप में लिखा गया था। उसके बाद उन्हें संतोष नहीं हुआ उससे, वो खुश नहीं थे अपने आप में। और ये मोहन राकेश की खासियत थी, जो कि प्रायः लेखकों में नहीं होती है। वो सोचते हैं कि हमने लिख दिया तो बस हो गया, एक शब्द नहीं बदल सकते। लेकिन राकेश अपने लिखे को ही बार बार बदलते थे, बार बार तरमीम करते थे, संशोधन करते थे, अलग अलग कोणों से उसको देखते थे। तो उसके बाद उन्होंने इसको रेडियो नाटक के रूप में तैयार किया, और उसके बाद तब जाके हमें ये नाटक मिला लहरों के राजहंस। और इसमें इस समय भी जो राकेश थे, वो आषाढ़ के एक दिन में भी, इसमें भी बार बार हर मंचन में जाते थे, देखते थे, निदेशक से बात करते थे कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये जो चीज है, ये मुझे लगता है कि हम नाटककारों को उनसे सीखनी चाहिए कि किस तरह से निदेशक और नाटककार को मिलकर इसके बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। निदेशकों को भी सीखना चाहिए इससे, क्योंकि हम दोनों जो हैं, नाटककार भी निदेशक भी, उस एक नाटक के लिए काम कर रहे होते हैं जो अंततः दर्शक का है। तो मैंने एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देखी थी लहरों के राजहंस की, और श्यामानंद जालान के निर्देशन में थी। जी जी, मैंने भी देखी है जी। हाँ, तो कई बार ये होता है कि नाटक पढ़ते हुए हमारे मन में एक बिंब बन जाता है और हम नाटक को अपने मन में एक तरह से मंच पर उसकी कल्पना करने लगते हैं। और कभी कभी जब नाटक होता है तो या तो वो उससे बहुत सुंदर होता है, और या फिर लगता है कि नहीं,
ये नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने आधे अधूरे की भी 2 प्रस्तुतियां देखी। एक जिसमें सुरेखा मनोहर सिंह सीकरी, मनोहर हाँ सिंह और सुरेखा सीकरी, मनोहर हाँ सिंह और हाँ, सुरेखा सीकरी। जी, और एक फिर बाद में मैंने उत्तराखंड। ललित दुबे की भी देखी। अच्छा, ओके। तो मतलब वो जैसे सुरेखा सीकरी एक सावित्री के रूप में हमारे हाँ, मन में बसी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोहर सिंह और महेंद्रनाथ को हम अलग करके नहीं देख सकते थे। जी, जी। तो नाटक का और मंच का बड़ा, जो आप कह रही हैं कि एक जी, दूसरे से हमें सीखने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह आषाढ़ का एक दिन की भी जो मल्लिका, मतलब जो मैंने प्रस्तुति देखी, हालांकि वो प्रस्तुति मैंने केवल दूरदर्शन में देखी। अच्छा। और हाँ, नहीं, और ये उस मंचित तो खैर हुआ और होता चला जा बहुत, रहा है, लेकिन इस पे एक हाँ फिल्म भी बन चुकी है। मणिकौल जी ने फिल्म बनाई है इस पे। जी, मैंने देखी थी वो, हाँ शायद 79 मैंने भी 80 के देखी, आसपास जी बनी थी। हाँ वो पुरस्कृत भी हुई बाद में। लेकिन हम लहरों के राजहंस की बात कर रहे थे। तो जी वो अपने आप में बहुत ही अलग तरह का नाटक मुझे लगता है। जो उसका जो शुरुआत है वो इतना प्रभावशाली है। मतलब रंग संकेतों से ही वो नाटक आपको ऐसा बांध लेता है कि दो दो मूर्तियां, एक एक पुरुष मूर्ति बाहें खोले हुए आकाश की ओर देखती हुई, और आगे स्त्री की प्रतिमा जमीन की तरफ देखते हुए और बाहें समेटे हुए। तो यहीं से आप जो है सोचने लगते हैं प्रतीकात्मकता के बारे में कि क्या है। उसके बाद जब नाटक शुरू होता है तो आप देखिए पूरे नाटक में प्रतीकात्मकता और आयरनी, नाटकीय जो विडंबना है, मुझे लगता है जैसे कि वो बाहों में बाहें डाल के चल रही हैं शुरू से आखिर तक। ये दोनों एक के साथ रहती हैं और ये इतना बढ़िया समा बनता है उसका। अब शुरुआत जो कथ्य में भी जो विडंबना उभरती है कि इधर जी गौतम बुद्ध आ रहे हैं और शायद उनकी पत्नी यशोधरा जो है वो संन्यास ले लेंगी, भिक्षुणी बन जाएगी, और उधर उन्हीं की परिवार की जो सुंदरी है उसके मन में भय है अपने पति को लेके। तो वो सुबह तो यशोधरा भिक्षुणी बन जाएंगी और ये सारी रात कामोत्सव मनाने की का आयोजन कर रही हैं। तो ये देखिए, ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये जो इससे जो आयरनी उभरती है, वो पूरी रात उसकी तैयारी और उस अंतर्द्वंद में जिस तरह से बीतता है वो रात, वो समा, वो जो एक रात की कहानी उन्होंने उठाई है। मीरा जी, आप कुछ पढ़ना चाहेंगी क्या? ये अंश कुछ पढ़ना हाँ, चाहेंगी? क्यों नहीं, आपने अच्छा याद दिलाया, मैंने भी एक नोट तो किया है। एक मिनट में देखती हूँ जी। दरअसल राकेश के साहित्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे हर रचना में वो स्वयं अपनी ही तलाश कर रहे थे, और उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग तरह से उसमें आता है। जी, नंद असल में जो चाहे इसका जी, इनके जो इसका पुरुष पात्र है, जो नायक है नंद, वो एक जी बौद्धकालीन कथा में होते हुए भी वो आज के मानव का जो अंतर्द्वंद है वो उसके भीतर है, संशय है, असमंजस है, असंगतता है। ये सारी चीजें हैं जो कि एक आधुनिक मानव जो है वो उसके भीतर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, पार्थिव पार्थिव और अपार्थिव को लेकर, कि भौतिक और आध्यात्मिक को लेकर, मतलब भोग और निवृत्ति को लेकर। न वो इधर का पूरी तरह हो पाता है, ना इधर का पूरी तरह। जब उसकी पत्नी कामोत्सव का आयोजन कर रही है तो वो उसे पूरी तरह सहयोग दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन गौतम बुद्ध की तरफ भी है। वो उनसे मिलने जाता है, उसकी सहमति के बिना उसके केश काट दिए जाते हैं, लेकिन वो सब छोड़कर फिर कहीं भटकता हुआ जब घर वापस आता है, उसकी पत्नी से जो उसके संवाद हैं उनमें से मैं एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहूंगी। नंद, बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी, बहुत गहरा है वह वास्तविक अर्थ। नहीं, उतना गहरा नहीं है। मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को। नंद, है,
उससे थोड़ा 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 अधिक है, और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो, तो अच्छा है, उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर स्थिर किए उसकी बात सुनती है। नंद, मैं इस समय यहां क्यों हूं, कल यहां क्यों था, वर्षों से यहां क्यों रहा हूं, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूं, वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण। उत्तेजना में अपने हाथों को उलझाए उसके पास से हट जाता है। मैं कब से जानता हूं कि मैं पूरा यहां जीने के लिए नहीं हूं, यह भी कि पूरा यहां से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूं। कहां, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूं, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। मैं जानता हूं तुम्हें यह सब सुनना सह्य नहीं है, इसलिए सह्य नहीं है कि तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूं, परंतु मैं अपने को एक टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूं, जिसका कहीं वृत्त नहीं, जिसका कोई धुरा नहीं। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देख रही हैं। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूं, जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं, और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूं, लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है, और मैं पीछे हट जाता हूं। बहुत सुंदर। अब अगर आप देखें तो लहरों के राजहंस की जो भाषा है और आधे अधूरे की जो भाषा है, उसमें ही एक अंतर नजर आएगा। और कभी कभी ये चर्चा हम करते हैं कि ये ऐसा महसूस नहीं होता कि आधे अधूरे उसी नाटककार ने लिखा जिसने आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस लिखा। तो यही तो खूबी है लेखक की। मतलब देखिए, जिस युग की हम बात करेंगे, चरित्र उस युग के होंगे, तो भाषा अपने आप उस युग की ही आएगी। तो ये तो लाजमी आषाढ़ है। का एक दिन की लेकिन कहानी हम लहरों के राज जी आषाढ़ का एक दिन की कहानी कालिदास की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका से मिलता है और बहुत सालों के बाद, और उनके बीच का जो संवाद है। जी आप कहिए, आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं लहरों के राजहंस की बात कर रही थी कि आपने नोट किया कि उसमें राकेश ने उसमें छायाओं का कितना जिक्र किया है। शुरू उसमें एक पात्र श्यामांग भी है, जो कि असल में नंद का जो नायक है उसका अवचेतन है। तो ये भी देखिए कितना प्रतीकात्मक है कि एक पूरा पात्र जो है वो उनका अवचेतन है। तो जो उनके मन में अंतर्द्वंद है, लगभग उसी तरह के अंतर्द्वंद श्यामांग के मन में भी है। तो ये जो छायाएं हैं, ये उसे भी दिखती हैं तालाब के आसपास। वो उन छायाओं पे पत्थर मारता है तो वो छाया टूट जाती है, आकृति टूट जाती है, लेकिन लहरें रुकती हैं, फिर जुड़ जाती हैं। फिर कभी किसी को द्वार पे छाया दिखाई देती है, किसी को जंगल में छाया दिखाई देती है, कोई छाया साथ साथ चलती है। तो आप ये छायाएं देखिए, कहीं ये मन का अंतर्द्वंद है, कहीं ये भय है। इसके बहुत से रूप हैं अलग अलग जगहों पे। आप देखिए, ऐसी ही एक छाया आपको आधे अधूरे में भी दिखेगी, जो मनोज और बिट्टी के बीच में है, एक काली छाया। जी है ना? जी जी। हाँ, तो वो कहती है इस घर से ऐसा, घर में क्या है कि लाई जब हो। मैं जाती हूँ तो काली छाया सी रहती है। और इसी तरह की एक छाया जो है आषाढ़ का एक दिन में भी है। और जब एक कहानी मुझे याद आ रही है, ग्लास टैंक। जी ग्लास टैंक में वो कहते हैं, दरअसल जो राकेश का समय है, मतलब एक रचनाकार के रूप में आजादी के बाद के मोह भंग का समय भी है। जी जी ये सभी
युवा तिकड़ी थी एक, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और राकेश की, जिन्होंने नई कहानी का परचम लहराया था। और कहानी विधा को भी काफी हद तक बदल दिया, क्योंकि जो कहानी में भी नाटक है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है कहानियों में भी। और सबसे बड़ा इन रचनाओं के केंद्र में वो व्यक्ति है, और व्यक्ति का अंतर्द्वंद, जिसे आप कह रहे हैं कि बार बार जो छायाएं दिखती हैं, वो व्यक्ति अपने भीतर ही जैसे दो हिस्से, जी मैं हूं बिल्कुल बिल्कुल। और मैं नहीं हूं, एक असल में साथ ये लिए चलता है। अस्तित्ववाद का प्रभाव था। उस जी समय वो अपने अस्तित्व की तलाश में भी था, वो जो आम आदमी था, ये उसका भी थोड़ा सा प्रभाव है, तो जो कि नंद के उसमें बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होता है। जी जी। और और उसमें जो अंत में जो आयरनी उभरती है कि उसके केश काटती हैं, तो वो कितना असंगत लग रहा है कि सर तो भिक्षु का है और जो शरीर है वो राजसी वस्त्रों में एक योद्धा का है। तो ये कैसा पुरुष, उसे देखकर उसकी पत्नी भी घबरा जाती है। मगर असलियत में तो नंद वही है, पूरा का पूरा एक प्रश्न चिन्ह कि इधर जाए या उधर जाए। ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, प्रश्न चिन्ह, ये जी राकेश के साहित्य को समझने की एक की वर्ड की तरह है जी कि इतना सब कुछ है आपकी इर्द गिर्द, और जी। आप मतलब कोई समाधान, कोई अंतिम प्रारूप कुछ नहीं है, एक राकेश ऐसी उसमें विश्वास नहीं रखते थे, वो जी। आपको सोचने के लिए मजबूर करते थे। हम्म। तो आप उनका कोई भी नाटक देख लीजिए तो पूरा आप। साहित्य जो है, तो जो कहानी का जिक्र मैं ग्लास टैंक का कर रही थी, वो ग्लास टैंक एक फिश पॉन्ड है जो रखा हुआ है, जिसे हम लोग अपने घरों में सजा कर रखते हैं। और जो उसकी केंद्रीय पात्र है, वो इस बात का जिक्र करती है कि मैं सोचती हूँ कि इन मछलियों का आपस में क्या संबंध होगा, क्या वो भी इस ग्लास टैंक से बाहर आने के लिए छटपटाती होंगी। तो एक समस्या ये भी थी कि आप अपने परिवेश में अपने आप को मिसफिट और अकेला महसूस कर रहे थे सबके बीच में, और संबंधों की चटकन को भी महसूस कर रहे थे कि जो संबंध बहुत सुंदर और अच्छे नामों से जाने जाते थे, उनके भीतर किस तरह का एकाकीपन और खोखलापन था। तो एक छटपटाहट है उस पूरे जकड़बंदी से, संबंधों के जो ढांचे बन गए हैं उन ढांचों से बाहर आने की, ये उनकी कहानियों में भी लगातार आता रहता है। जी यही आधुनिक संवेदना थी। इसमें आप ऊब को और जोड़ लीजिए, संतरास को जोड़ लीजिए, इसमें अकेलापन, बहुत सी चीजें और जुड़ जाएंगी। यही था सब उस जमाने में। जी लेकिन एक बात मैं ये सोचती हूँ कि हम एक तरफ तो ये बात करते हैं कि यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश एक ही समय के रचनाकार हैं, उसी समय पर निर्मल वर्मा है, उसी समय पर इधर मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा की कहानियां हैं। तो कभी कभी ये भी ख्याल में आता है कि ये सब एक दौर में एक ही तरह की संवेदना पर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका लेखन एक दूसरे से बहुत अलग है। जी हाँ, वो तो रहेगा ही, हर हर लेखक का रहेगा, उनके अपने अपने अनुभव है। अगर उसी उसी युग की भाषा में बात करूं तो उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है। तो वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं चीजों को, उनका अपना और नजरिया है। जी लेकिन राकेश में ये बात गजब की थी कि अ, दो स्थितियों को वो पैरेलल ले आते थे। जी मैं जी। एक कहानी का जिक्र करना चाहती हूँ, एक ठहरा हुआ चाकू। हम्म, उसमें जो नायक है वो एक आम आदमी जो कि ऑटो में कहीं घर जा रहा है, और चौराहे पर वो बर्फ लेने के लिए उतरता है, जी और जो मोहल्ले का एक गुंडा है वो चाकू दिखाकर उसको, मतलब चाकू दिखाता है, और जिस ऑटो में वो सफर कर रहा था उसको कहता है कि वो हट जाए, और वो उस ऑटो में बैठ जाए और वो चला जाता है। नायक को बहुत अपमानित महसूस होता है, और वो उसके लिए सोचता है कि वो पुलिस कंप्लेंट करे या ना करे। और पूरी तो मतलब
बात बहुत छोटी है, लेकिन बात पूरे सिस्टम की है, तो उसको बहुत ही मन में जद्दोजहद हो रही है। और इसी के पैरेलल उसका प्रेम प्रसंग है। जो उसकी प्रेमिका है, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और वो उसे पूछता है कि वो ना कर पाएगी या नहीं। तो उसका एक मतलब उसका एक संवाद मैं पढ़ती हूँ। वो कहता है कि कोई है, काठमांडू से आया है, 10 दिन में शादी करके लौट जाना चाहता है। फिर कुछ नहीं, आएगा तो मैं उसे से साफ साफ सब कह दूंगी। क्या कह दोगी? यह क्यों पूछते हो? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। अगर उस वक्त तुम्हारी जबान ना खुल सकी तो समझ लेना कि ऐसे ही बेकार की लड़की थी, इस लायक थी ही नहीं कि तुम उससे किसी तरह की रास्त रखते। तो दोनों स्थितियां के एक मतलब मॉरल करेज, एक नैतिक साहस डिमांड करती हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। एक बहुत निजी और एक बहुत सामाजिक। लेकिन राकेश इस तरह के छोटे छोटे प्रसंगों से दो अलग अलग स्थितियों को, समानांतर स्थितियों को एक साथ ले आते हैं। तो जो मैं कह रही थी कि कहानी में भी नाटक बन जाता है। जी, आप स्थितियों की बात कर रही हैं, दो स्थितियों को। मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने दो चरित्रों को किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने रखा। जैसे कि कालिदास एक आम इंसान अपनी कमजोरियों को के साथ आत्मसीमित पुरुष, उसके सामने है विलोम, जो सचमुच उसका विलोम है। और उसी नाटक में देखें तो एक तरफ भावना की प्रतीक मल्लिका, दूसरी तरफ कर्म की प्रतीक अंबिका। तो ये आप देखिए, ये कंट्रास्ट है। लहरों के राजहंस में एक तरफ सुंदरी है और दूसरी तरफ अप्रस्तुत पात्र है यशोधरा, वो एक आदर्श, और ये दूसरी तरह का, इसमें दर्द है, अहंकार है, लेकिन ये है सशक्त पात्र, जो अंत में ठीक है, रोती है, लेकिन वैसे सशक्त है, उसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए। और उसकी जो सोच है कि उसका वो संवाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। जी। तो वो कहती है कि यशोधरा बांध क्यों नहीं पाई गौतम बुद्ध को, और उसे ये अपने पे ये एक तरह से अहंकार तक का, मतलब जो गर्व है वो अहंकार तक पहुंच जाता है कि मैं कामोत्सव का आयोजन करूंगी और नंद को बांध लूंगी। तो ये इस तरह के पात्र उन्होंने बहुत लिए। उधर श्यामांग है तो श्वेतांग भी है। आप देखिए, एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी है। और वो नाम भी उन्होंने ऐसे चुन चुन के दिए, जैसे कालिदास है तो विलोम। जी, मैं एक अंश पढ़ना चाहूंगी जो थोड़ा मुझे रोचक लगा। उस पे नामों की बात भी है, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नामों के बारे में भी वो कितना सोचते होंगे, और वो उसको कहानी में पिरोकर कितना अर्थ दे देते हैं उन नामों को। हमें जब हम पढ़ते हैं, हम लगता है ये क्या नाम हुआ, जैसे कि इसीलिए आधे अधूरे में उन्होंने नाम छोड़ के पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3। जी, वो भी बहुत अच्छा प्रयोग था। लेकिन ये प्रयोग भुवनेश्वर प्रसाद जी ने भी स्ट्राइक में किया, आपने नोट किया होगा, है ना। लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया कि एक ही पुरुष इतनी भूमिकाएं निभा रहा है, वैसा किसी ने नहीं किया था कि एक पुरुष जो है वो 5 भूमिकाएं निभा रहा है मंच पे। ये कलाकार के लिए भी एक चुनौती थी मंच पर कि कैसे एक ही पुरुष 5 भूमिकाएं निभाएगा। अब कभी कभी मैंने देखा है नाटक की 5 पुरुष रख दिए जाते हैं, लेकिन वो बात उभर के नहीं आती है। तो मैं वो अंश की बात कर रही थी, वो मुझे बड़ा रोचक लगा। कालिदास जा चुके हैं उज्जैनी, उन्होंने वहां राजकुमारी से, जो राजदुहिता थी, उससे विवाह भी कर लिया है। अब वो इधर से गुजर रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो है वो उनकी प्रेमिका मल्लिका से मिलने आई है। तो क्योंकि वो राजकुमारी हैं, तो उनसे पहले 2
राज्याधिकारी आते हैं कि मल्लिका का घर थोड़ा सा ठीक कर दें जिससे कि वो आए। अब आप देखिए उनके नाम क्या हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। अब ऐसे नाम कौन रखेगा? तो पढ़ने में भी हमें हंसी आती है कि ये क्या नाम हुए। लेकिन अब आप देखिए कि उनका मैं छोटा सा अंश पढ़ती हूँ। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूं यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? मैं समझता हूं इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। अनुस्वार, मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूं। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वार, मैं समझता हूं एक कुंभ इस कोने में है और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूं कि कुंभ यहां होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूं। तो कुंभों को यही रहने दिया जाए। दोनों रस्सी पर सूखते वस्त्रों की तरफ जाते हैं। अनुस्वार, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण है। कौन सा प्रमाण? ये तो मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक, संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। इसके आगे चूल्हे की भी बात होती है, उसको भी रहने दिया जाए। अब ये देखिए छोटा सा ये है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, ये नाटक जो था एक भाव प्रधान बहुत गहन नाटक है, तो इसमें ये छोटा सा जो अंश इस तरह का है, विनोद प्रिय सा अंश जो है, ये एक अंतराल जो है थोड़ा रिलीफ देता है। एक तो ये इसका मतलब हुआ। दूसरा मुझे लगा कि इसके जरिए मोहन राकेश ने ये बताने की कोशिश की है कि राज्याधिकारी यानी कि जो सरकार है वो किस तरह से स्टेटस को में विश्वास रखती है, उसे यथास्थिति ही पसंद है। वो चर्चा करेंगे, आएंगे, प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन चीजें जस की तस ही रहेंगी, वही रहेंगी, और वही हुआ। लेकिन तीसरा मुझे एक और भी लगता है कि ये नाम चुना क्यों, अनुनासिक और अनुस्वार। आप जानती हैं कि ये व्याकरण में कितने महत्वपूर्ण है हमारे। तो मुझे लगता है क्योंकि इसके तुरंत बाद जब वो उनकी पत्नी आती हैं, वो मल्लिका से कहती है कि तुमने ये दोनों अनुस्वार और अनुनासिक जो राज्याधिकारी थे ये देखे, इनमें से जो योग्य हो उससे विवाह कर लो। और मल्लिका मना कर देती है। तो कहीं ना कहीं इसका निहितार्थ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो कह रही है कि जीवन कविता से नहीं चलता, कविता बहुत हुई, अब जीवन के व्याकरण को अपनाओ, व्यावहारिक बनो, विवाह करो किसी से। तो मुझे लगा कि उसका ये नाम देकर वो जीवन के व्याकरण की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, मतलब ये मेरी सोच है, लेकिन मुझे इस छोटे से उसके इतने सारे अर्थ दिखाई दिए। तो ये मुझे ये भी है कि अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो व्याकरण में महत्वपूर्ण होते हुए भी हाशिए पर हैं। जी बिल्कुल। मतलब आप उनको किसी गिनती में नहीं गिनते। जी, वो राज्याधिकारी तो है पर वो बहुत ज्यादा उच्च राज्याधिकारी थोड़े होंगे। हाँ, ये भी है। तो एक एक चीज को उन्होंने कितना वो सोचते थे, तो उनकी जो रंग चेतना थी वो गजब की थी। हर चीज पर भाषा का जो तनाव है वो कथ्य में है, कथ्य का जो तनाव है वो भाषा में है, तो हर चीज एक दूसरे की पूरक सी दिखाई देती है वहां पे। मेरा अनुरोध है अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों से कि यदि आपके कोई सवाल हो
तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जब तक हम बातचीत करेंगे तो उन सवालों को भी बीच में लेते चलेंगे। मीरा जी, आपने राकेश के किस उपन्यास को पूरा किया? जी जी, मोहन राकेश का उपन्यास है कांपता हुआ दरिया। तो जिस समय उनका निधन हुआ, वो उस पर कार्य कर रहे थे और वो अधूरा छूट गया, लेकिन वो क्योंकि धारावाहिक रूप से कहीं छपा था, तो इसलिए उसके 110 पृष्ठ छपे हुए मिले। और मुझे ये प्रस्ताव जब मिला तो मेरे लिए बहुत ये मतलब मैं थोड़ा सा घबरा सी गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी और की रचना को पूरा करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा इसे पढ़ के तो देखें। लेकिन जब मैंने पढ़ा, वो जो उपन्यास था, वो कश्मीर के जो हाजी होते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, कश्मीर में जो हाजी जीवन है वो बहुत अलग तरह का होता है। हाजी हुए जो हाउस बोट वाले होते हैं, जो हमेशा दरिया में ही रहते हैं, उनका घर भी दरिया होता है। हाउस बोट वो अतिथियों के लिए रखते हैं और उनके साथ में उनके डूंगे होते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो उनकी दुनिया, उनका संसार वो दरिया ही है, जमीन पे उनका घर भी नहीं होता। तो उनके जीवन को लेके उन्होंने लिखा था। उनके सुख दुख थे उसमें, सभी कुछ था, उनकी संस्कृति थी उसमें। उसको पढ़ने के बाद उसमें इतना सम्मोहन है। पहले तो मैं इतनी हैरान हुई कि कोई गैर कश्मीरी ऐसा लिख ही कैसे सकता है। मैं कश्मीर से हूं, इसलिए मैं समझ पाई कि ये करना कितना मुश्किल काम है। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, कम से कम कोशिश करके एक बार देखनी चाहिए। तो मैंने ये बीड़ा उठाया। राकेश ने ये 1947 से शुरू करके 1950 तक लाए थे। तो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि इसको कहाँ ले जाके खत्म किया जाए। इसे कहीं तक भी मैं ले जा सकती थी, लेकिन मेरे पास कुछ समय वो पृष्ठों की सीमा थी कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उसे एक तार्किक अंत तक पहुंचाना था। फिर भी मैंने बहुत रिसर्च किया कश्मीर के जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हालात है, कि वो क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो जहां पे लाके कि हम इस कहानी को छोड़ें। तो मैंने पाया कि नवंबर 1952, हमारा देश देखिए 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन कश्मीर में राजशाही जारी थी। कश्मीर उस तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो कश्मीर नवंबर 1952 में ही कानूनी रूप से राजशाही से मुक्त हुआ। तो मुझे लगा कि ये एक राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इस बीच 1947 से लेकर 52 तक वहां बहुत भुखमरी, फटेहाली आ गई थी, और लोग नए लोगों से जो कि जमहूरियत की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि नया कश्मीर कहाँ है तुम्हारा नया कश्मीर। जो आज हम नया कश्मीर की बात करते हैं वो तब भी नया कश्मीर था। सब उनसे कहते हैं कि नया कश्मीर लाओ, जो हमें रोटी दे, जो हमें खाना दे, क्योंकि पर्यटन बंद हो गया था। 47 में एकदम से पाकिस्तान बनने से कश्मीर जाने का रास्ता बंद हो गया। तो कश्मीर से सैलानियों का जाना एक झटके के साथ रुक गया। तो जो खासतौर से जो हाजी जीवन था वो तो टूरिज्म पे ही चलता था। हाउस बोट थे, शिकारा थे, उनका तो पूरा दुनिया ही रुक गई, मतलब दरिया रुक गया था। ऐसे में हाउस बोट बिक रहे थे। तो मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायिका है बेगम, अंत में उसका भी जब हाउस बोट बेचने को मजबूर हो जाती है, और जब हाउस बोट पे पहला हथौड़ा पड़ता है तो उसका एक एक हथौड़ा उसको लगता है कि उसके दिल पे पड़ा। वो छोड़ के थोड़ा दरिया से दूर जाके जब पलट के देखती है, हाउस बोट आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत भारी होता है। जब उस पे कोई हथौड़ा पड़ेगा, वो हिलता है तो नीचे की लहरें हिलती हैं तो बहुत दूर तक हिलती चली जाती हैं। ऐसा लगता है पूरा दरिया जो है वो हिल रहा है, कांप रहा है। और उसमें जो भी परछाई दिखती है, जैसे कि चारों तरफ अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों की परछाई, आसमान की परछाई, आसपास खड़े लोगों की परछाई, वो सभी कांपती हुई उसे दिख रही थी, थरथराती हुई दिख रही थी। तो उसे अंत में ऐसा लगा कि जैसे पूरी की पूरी घाटी कांप गई है, थरथरा रही है, और वो अपने नए कश्मीर के सपने लिए वहां खड़ी उसे देख रही थी। तो इस सब को करने में
मैं मोहन राकेश का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि उनको जो बचपन से पढ़ा था, तो जो उनके साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी, जिसपे अभी हमने थोड़ी सी बात की, अकेलापन, ये घर की तलाश, बहुत बड़ा उनका एक जी प्रवृत्ति है, घर की तलाश। तो यहाँ तो घर ही नहीं था, हाउस बोट तो उनका घर था, हाउस बोट टूट रहा था। और यहाँ पे एक और मैंने एक बड़ा दिलचस्प वो डाला, एक छोटी बच्ची है जो बेगम की बेटी है, उसका घर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने सोचा, क्योंकि उसको लगता है उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती है, तो वो जहां घर ढूंढती है, जो उसका बाप है, जब उसे फेरन, वो जो चोगा सा वो लोग पहनते हैं, उसमें सर्दी में बिठा लेता है, तो उसे लगता है कि वो घर में बैठी है, वो महफूज है, वो सुरक्षित है। तो वो मन ही मन सोचती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रोज रात को अपनी माँ के गर्भ में घुस जाऊं, तो मैं महफूज रहूंगी और अगले दिन सुबह मैं निकल आऊं। तो वो यही सपना देखती है, ये उसका कॉन्सेप्ट था घर का, कि बच्चा वहीं महफूज रहेगा। तो इस तरह से घर को लेके आपने देखा कि ये लहरों के राजहंस में भी घर और वास्तविक घर, एक भोग है, एक निवृत्ति है, एक आध्यात्मिक घर है, एक भौतिक घर है। तो ये घर भी वो हर जगह लाते हैं। उधर उधर वो जो विलोम है, विलोम विवाहित है, जब विलोम घर लौटता है तो घर का द्वार अक्सर बंद मिलता है, तो उसके लिए भी घर नहीं है। क्या ये सिर्फ घर का द्वार बंद हुआ था? नहीं, ये मल्लिका के मन का द्वार भी बंद था, उसकी पत्नी के मन का द्वार भी बंद था। तो ये जो घर है, घर की तलाश लगातार, आपने तो कहानियों पे शोध किया, आप जानती होंगी कितना उसमें भी घर की तलाश है। तो मुझे वो याद आ रही, एक कहानी है खाली, उसका मैं जिक्र कई बार क्लास में भी करती हूँ। तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा नाम नहीं लिया जाता उस कहानी का, लेकिन जो राकेश की संपूर्ण कहानी है उसके शुरू शुरू में वो कहानी आती है। उसमें जो नायिका है वो ये समझती है कि एक छोटे से जगह में वो रह रही है और उसका सारा जीवन, जैसे अज्ञे की कहानी है रोज, तो उसकी जो नायिका है इतना तयशुदा हो गया कि वो अपनी जिंदगी से ही तंग आ गई है। एक दिन वो सोचती है कि वो घर छोड़ के चली जाए तो क्या, और वो मतलब सारी घर का सामान बिखरा देती है और तय कर लेती है कि वो घर छोड़ के जा रही। जब वो जाने वाली है तो वो चौखट पे खड़े होके सोचती है कि जब जुगल घर लौटेगा उसका पति और घर को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, और उसके मन में आता है कि शायद वो राहत की सांस लेगा। और जैसे ही उसे ये लगता है कि वो राहत की सांस लेगा, तो वो सारे सामान को वैसे ही सजा देती है और घर में अपने आप को वैसे ही प्रतिस्थापित कर लेती है। तो जो ग्लास टैंक है वो भी वही है कि आप सब उन संबंधों के बीच में जकड़े हुए हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट एक संबंधों की विडंबना को दर्शाने की कोशिश राकेश ने की, वो हर जगह दिखाई पड़ती है। जी, ये तो है जी। तो मैं बता रही थी कांपता हुआ दरिया के उसमें परिप्रेक्ष्य में कि मोहन राकेश की जो कहानी की प्रवृत्तियां थी, घर की तलाश, अकेलापन, असमंजस, है ना, अंतर्द्वंद, ये सारे जो थे उस समय यही मेरे लिए सहारा बने, क्योंकि जो जो अधूरा उपन्यास मेरे सामने था, उसके जो अंधेरे कोने थे, उनमें झांकना था कि इनके सूत्रों को कहाँ से कहाँ उठाया जाए, किन पात्रों को छोड़ा जाए, किन को आगे ले जाया जाए। तो ये जो प्रवृत्तियां थी, इसने एक टॉर्च का काम किया, एक उजाले का काम किया, और इसी की रोशनी में मैंने फिर उन सूत्रों को आगे बढ़ाया, उनको आगे ले गई। लेकिन हाँ, मैं मोहन राकेश की कायल हो गई कि उन्होंने इतना रिसर्च किया था कश्मीर के ऊपर, क्योंकि मैंने जब ये किया तो मुझे उनकी कुछ हाथ की लिखी डायरियां भी मिली कि मैं उसमें खोजूं। उनकी राइटिंग बहुत बहुत क्लिष्ट थी, मुश्किल थी पढ़ने के लिए, तो आसानी से पढ़ी नहीं जाती थी, तो कोई कोई शब्द पढ़ने में आया, तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ जान पाऊं। तो मैंने जाना कि वो उर्दू भी जानते थे। उर्दू जानना तो ठीक है, हम लोग भी कह सकते हैं जानते, लेकिन उर्दू का रस्मुल खत भी जानते थे, यानी उसकी स्क्रिप्ट भी जानते थे। और वो वहां कश्मीर में महीनों महीनों रहते थे हांजियों के साथ, और वो कश्मीरी भी
सीख रहे थे। उन्होंने उस डायरी में कुछ कश्मीरी के शब्द भी लिखे हुए थे। तो मैं ये सब मैंने देखा कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या थी, वो कितनी मेहनत करते थे, कितना शोध करते थे अपने, मतलब उसको कितना विश्वसनीय बनाते थे फिर इन सब चीजों से जुड़ के। और वो कितना उन्होंने उस दरिया में सफर भी किया होगा, उसको जाना होगा बहुत करीब से। तो ये सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मीरा जी, वो आप दोनों के नाम से छपा है या केवल राकेश के नाम से छपा नहीं, दोनों के, मैं पूरा कथाकार हूँ। है? तो वो राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापा है, तो जी, वो दोनों के नाम से छपा है। और वो उसमें समझ आ जाता है कि कहाँ तक मोहन राकेश ने लिखा है, कहाँ आगे पूरा किया गया। तो वो बहुत हाँ, स्पष्ट है उसमें। जी। तो अब मुझे अभी कोई प्रश्न तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल कुछ टिप्पणियां हैं। जी तिथि अब लगभग समय होने वाला है, क्या आप इसे समापन की ओर ले जाएंगी या? जी, मुझे लगता है हम सभी समय सीमा से आबद्ध हैं, तो यह कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इतना सार्थक और सुंदर संवाद चल रहा था कि मुझे लगता है जो भी व्यक्ति नाटक या कहानी लेखन में अपना कदम रखना चाहेगा, वो मोहन राकेश को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकेगा। और आप दोनों अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ मालूम होते हैं, और जी दोनों ही मोहन राकेश जी के रचना कर्म पर एक गहरी समझ रखते हैं। तो हम सभी श्रोताओं को इतना समृद्ध करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और विस्तार से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अब बढ़ती हूँ हमारी वातायन की सक्रिय सदस्य और एक समर्थ लेखिका ऋचा जैन की ओर। तो ऋचा जैन, अब ये मंच आपके हवाले है, आप सँभालिए। या कोई टिप्पणी करना चाहे तो यदि आप। हाँ, हाँ, यदि कोई टिप्पणी करना चाहे या और भी कोई सवाल अचानक किसी को सूझा हो तो वो पूछ सकता है। मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूंगी रेखा जी कि आपसे यहाँ चर्चा करके सच में बहुत आनंद आया। हम सभी आनंदित हुए हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि हम एक ऐसा समा बांध पाए कि आप को भी या जितने लोग जुड़ते हैं उनको ये लगे कि इस लेखक को हमने कुछ थोड़ा जान लिया। जी जी, और आप अपनी बहुत कोशिश में गहराई से। बिल्कुल सफल हुई हैं, रेखा जी और मीरा जी। बिल्कुल। और आप दोनों की मधुर आवाजों ने इस मधुर से हुई इस मधुर वार्ता से यूके की दोपहरी और भारत की शाम सुमधुर हो गई है। हम सभी रेखा जी के प्रश्नों का पल्ला पकड़े पकड़े ऐसा लगा जैसे किसी भव्य महल में घुस रहे हैं, और जहाँ पे एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गाइड है मीरा जी, और वो वहां की उस महल के एक एक कोने को, एक एक कमरे को, और वहां की सारी साज सजावट, रख रखाव से हमको वाकिफ करवा रही हैं। तो रेखा जी, मीरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत आभार है जो आपने समय निकाला और आप वातायन से जुड़ी। और मीरा जी, आप तो जैसे मोहन राकेश की रचनाओं में आप तैरी हैं, आपने गोते लगाए हैं, और सुंदर सुंदर मोती निकाल के आपने हम लोगों की झोली में डाल दिए। इतना शांत सौम्य वातावरण में इतना ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सभी श्रोताओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। और आप लोगों की जो अंश आपने पढ़े, ऐसा लग रहा था कि आप दोनों जरूर एक्टिंग भी करती होंगी, अगर आपने शायद अपने अपने समय में स्टेज पे किए भी होंगे, कुछ किरदारों को निभाया भी होगा, जिस तरह से आप दोनों जो अंश पढ़ रही थी, और जो अनुनासिक और अनुस्वार की का विश्लेषण किया आप दोनों ने, बड़ा बड़ा मजा आया सुन के। और बहुत बहुत आभार आप दोनों का एक बार फिर से वातायन के मंच पर। और वातायन के इस गोष्ठियों से जो भी लोग जुड़ते हैं वे हमारा संबल हैं, और आप जुड़ते रहें। और इसके साथ मैं सभी से आज्ञा लूंगी, और सभी को एक बार पुनः मैं भी नमस्कार। सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, विशेष रूप से दिव्या जी का, और तातियाना जी जुड़ी हुई है, संध्या है, मिजुकामी जी हैं, मणि मैम हैं, जयशंकर यादव जी,
तो आप सबका आभार और तिथि, आस्था और ऋचा, आप सबको बहुत बहुत स्नेह। शैलजा भी जुड़ी हुई है। आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। शैलजा भी है, अनुपदा भी है, तो मनोज जी, गर्ग है, सबका मनोज जी हाँ। है, और हाँ। बहुत सारे लोग YouTube से भी जुड़े हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। शुक्रिया। मुझे लगता है कि इसके 2-3 अंश होने चाहिए, इतना कुछ है सुनने को। अच्छा जी। जी तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।